लक्ष्य एकेडमी अरण्य गुरुकुलम की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां हम संविधान विषय पर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने संविधान के एक नए भाग 5 संघ सरकार की चर्चा शुरू की थी, जिसका वर्णन अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 में है, जिसके अंतर्गत हम संघ सरकार की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका व न्यायपालिका का अध्ययन करेंगे। इस क्रम में हमने कार्यपालिका के अध्ययन की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत 4 प्रमुख पद शामिल हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री व उनकी मंत्रिपरिषद तथा चौथा है महान्यायवादी। राष्ट्रपति पद की हमने विस्तृत चर्चा आरंभ की थी। इसके पद को देखा था कि ये कहां से ग्रहण किया गया है तथा इसके क्या प्रावधान है, तथा कुछ अनुच्छेदों के माध्यम से इसकी जो प्रावधान संविधान में वर्णित है उन्हें देखा था, जिसमें शपथ, इसकी शर्तें, कहां से इसकी क्या योग्यता है आदि की हमने बातें की थी। इसी क्रम में आज हम इससे जुड़े कुछ अनुच्छेदों को और देखेंगे तथा इसकी शक्तियों को भी आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, अर्थात हमारा जो सर्वोच्च पद है, गणराज्य का प्रमुख है, उसे हम किस प्रक्रिया के माध्यम से हटाएंगे, इसका वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है, जिसके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द महाभियोग का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, महाभियोग का प्रयोग केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए होगा, अन्यथा किसी भी पद या किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं। अब ये प्रक्रिया क्या होती है, इसे हम पॉइंट्स में समझेंगे। महाभियोग अर्थात राष्ट्रपति को पद से हटाना। यह प्रक्रिया कहां शुरू होगी? तो संसद के किसी भी सदन में इसकी शुरुआत की जा सकती है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या विशेष कारण होना चाहिए, ऐसा क्या कारण है या क्या गलत कार्य उसने किया है जिसके कारण हम उसे हटाएंगे, उसे उसके पद से मुक्त करेंगे। तो संविधान केवल एक शब्द बोलता है कि संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन के आधार पर ही केवल राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, उसे पद मुक्त किया जा सकता है। संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन की परिभाषा क्या है, इसका दायरा क्या है, इसका किसी भी प्रकार का वर्णन संविधान में नहीं किया गया। केवल एक शब्द लिख दिया गया कि संविधान के अतिक्रमण पर ही राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में आरंभ हो सकती है, अर्थात लोकसभा से आरंभ होकर के राज्यसभा में जा सकती है या राज्यसभा से आरंभ होकर के लोकसभा में जा सकती है। आइए देखते हैं कि इस प्रक्रिया को कैसे लाया जाता है, क्या इसके प्रावधान है। सर्वप्रथम किसी एक सदन में एक संकल्प प्रस्तुत किया जाता है कि हम राष्ट्रपति को हटा रहे हैं। इस संकल्प की सूचना 14 दिन पूर्व लिखित रूप में राष्ट्रपति को दी जाती है कि आपको हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इस प्रक्रिया को आरंभ करने के साथ साथ जिस भी सदन में इसे शुरू किया जा रहा है, उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर की या उनकी सहमति आवश्यक है उस सदन में इस प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए। तत्पश्चात यदि वह सदन अपनी कुल संख्या के 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर दूसरे सदन में भेज देती है, तो यह प्रक्रिया, यह महाभियोग का जो कार्यक्रम है आगे बढ़ेगा, अन्यथा यह वहीं समाप्त हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कुल संख्या का 2/3 बहुमत बहुत आवश्यक है, 2/3 बहुमत भी और कुल संख्या का, क्योंकि आगे आप कुछ पढ़ेंगे जो प्रावधान पलटेंगे, जिनको आगे के विधेयकों में हम देखेंगे। यहाँ पर बस एक कीवर्ड अपने ध्यान में रखिएगा कि जिस भी सदन में लाना है वहां के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए तथा उस सदन से पारित होने के लिए कुल संख्या का 2/3 बहुमत होना चाहिए। अब यह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन इस महाभियोग की प्रक्रिया की जांच करेगा, राष्ट्रपति पे लगे अतिक्रमण के आरोपों की जांच करेगा। कैसे करेगा? तो वह स्वयं इसकी जांच कर सकता है या किसी न्यायालय या किसी न्यायाधिकरण को यह जांच सौंप सकता है, जो उस सदन के अंतर्गत होकर इस कार्रवाई को करेगी। वह सदन इस जांच के आधार पे अपना फैसला देगा, लेकिन राष्ट्रपति को स्वयं या अपने मध्यस्थ या अपने वकील के द्वारा अपना पक्ष रखने के लिए उस सदन में अनुमति है, अधिकार है कि वह अपने आरोपों पे अपनी सफाई दे सके, अपना बचाव कर सके। फिर भी यदि सदन उस आरोप को सत्य पाता है,
उस प्रक्रिया को सत्य पाता है और उसे अपने 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, तो उस तिथि से जिस तिथि को वह बहुमत दूसरे सदन ने 2/3 बहुमत से पारित किया है, राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, वह पदच्युत हो जाता है। ध्यान रखिएगा, लाने के लिए भी 2/3 बहुमत पहले सदन में, दूसरे सदन में जाएगा जो उसकी जांच करेगा कि यह आरोप सही है या नहीं, राष्ट्रपति अपना पक्ष रखेगा। तत्पश्चात यदि उस सदन ने अपने कुल संख्या के 2/3 बहुमत से इसे पारित कर दिया तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा, वह पदच्युत हो जाएगा। इसे अर्धन्यायिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। क्यों, देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि यह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के शामिल होने की प्रक्रिया होती है। अर्थात यदि किसी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो संसद के दोनों सदनों के सभी प्रकार के सदस्य अर्थात मनोनीत व निर्वाचित दोनों इसमें भाग लेते हैं। जबकि हमने जब राष्ट्रपति के चुनाव में देखा था तो संसद के केवल निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते थे, जो कि इसमें साथ साथ मनोनीत को भी जोड़ दिया गया। दूसरी बात यह है कि हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन में देखा था कि राज्यों की विधानसभा व दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं, जो कि निर्वाचित होते हैं, जबकि यहाँ उन्हें कोई अधिकार नहीं दिए गए। अर्थात राष्ट्रपति को हटाना है तो केवल और केवल संसद के सभी सदस्य मिलकर राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। यह इसकी अर्धन्यायिक प्रक्रिया, अर्थात जो व्यक्ति उसका चुनाव कर रहे हैं उन्हें इसे हटाने का अधिकार नहीं दिए गए। कुछ ऐसे व्यक्ति इसमें शामिल हैं। दो बातें और हैं। इस महाभियोग की प्रक्रिया को या इसके द्वारा दिए गए निर्णय को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। अर्थात संसद यहाँ पर सर्वोच्च हो जाती है, संसद जो निर्णय लेती है वह अंतरिम होता है, उसे सभी को मानना पड़ेगा, राष्ट्रपति उसके खिलाफ कहीं भी अपील नहीं कर सकता। अंतिम बात, संसद केवल राष्ट्रपति को उसके पद से हटाएगी, दंडित करने का प्रावधान संसद के पास नहीं है। अर्थात यदि उसने संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन किया है तो संसद उसे उसके पद से मुक्त करेगी, न कि किसी प्रकार का दंड उस पर लगाएगी, क्योंकि दंड लगाने का अधिकार केवल और केवल न्यायालय के पास होता है। तो यह थी महत्वपूर्ण बात राष्ट्रपति के महाभियोग को लेकर। बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल का नंबर याद रखिएगा, महाभियोग शब्द को याद रखिएगा, जो केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए ही उपयोग होगा। इसकी जो प्रक्रिया है वो आने वाले कुछ पदों के लिए भी उपयोग होगी, लेकिन इस शब्द का प्रयोग केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए होगा। प्रत्येक प्रावधान को अच्छे से समझिए, अच्छे से रट लीजिए, एक एक शब्द आपको राष्ट्रपति की चाहे अभी महाभियोग हो उससे जुड़े जितने भी शब्द हैं आपको अच्छे से कंठस्थ होने चाहिए, उनके बारे में क्या प्रावधान है क्लियर होने चाहिए, क्योंकि बहुत हॉट टॉपिक है, घुमा घुमा कर क्वेश्चन बनता है। अब देखते हैं राष्ट्रपति की पद की रिक्तता, अर्थात ऐसी क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या परिस्थितियां हैं जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है। पहला है 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर। हमने देखा था कि अपने पद ग्रहण की तिथि से, शपथ लेने की तिथि से राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। दूसरा है मृत्यु, तीसरा महाभियोग जिसकी चर्चा हमने की, चौथा है पद त्याग और पांचवा निर्वाचन अवैध घोषित या उसके अपात्र होने पर। ये कुछ प्रावधान है जिसके द्वारा राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है। इसमें मृत्यु, महाभियोग, पद त्याग और निर्वाचन अवैध घोषित होने पे अगर ऐसी स्थिति बनती है तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्य करेगा, अर्थात उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। कब तक? तो संविधान यह कहता है कि 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इसी तिथि के अंदर उसका एक निर्वाचन हो जाना चाहिए और नया राष्ट्रपति जिस दिन से वह पद ग्रहण करेगा, शपथ लेगा, उस दिन से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति बना रहेगा। लेकिन यदि 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद भी चुनाव नहीं हो जाता तो क्या होगा? तो अनुच्छेद 62 में साफ साफ कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद में रहते हुए ही
निर्वाचन प्रक्रिया हो जानी चाहिए ताकि उसकी पद समाप्ति के पहले ही नया राष्ट्रपति चुन लिया जाए, उसका पद रिक्त ना हो। यदि फिर भी राष्ट्रपति का चुनाव उस परिस्थिति में नहीं हो पाता तो जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता तब तक निवर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा, अर्थात 5 वर्ष के उपरांत भी वह राष्ट्रपति के रूप में ही रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना स्थान न ले ले। यह थी राष्ट्रपति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जिसे हमने अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक समझा। 2 अनुच्छेदों को हमने आज देखा, कुछ अनुच्छेदों को हमने पिछली कक्षाओं में देखा था। अब हम हमारे सर्वोच्च पद गणराज्य के प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख के बारे में देखेंगे कि उसे क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं, क्योंकि वह देश का सर्वोच्च, माफ कीजिएगा, देश का प्रथम नागरिक है। सर्वोच्च अधिकार उसके पास है, सभी शक्तियां उसमें विद्यमान है, हमने इसको जाना था। अब देखते हैं उसकी चर्चा करते हैं शक्तियों की। तो राष्ट्रपति की शक्तियों को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहली है सामान्य शक्तियां, दूसरी है आपातकालीन शक्तियां। सामान्य शक्तियां अर्थात जिनका प्रयोग वह सामान्य स्थिति में देश के संचालन में करता है। आपातकालीन शक्तियां ऐसी शक्तियां जो आकस्मिक स्थिति में, किसी दुर्घटना में या देश की एकता अखंडता को जब खतरा हो तब उनका प्रयोग करता है। सामान्य स्थितियों में हमें कार्यपालिका शक्ति अर्थात देश के संचालन के लिए क्या क्या कार्य किए जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे। विधायी शक्ति अर्थात किसी भी कानून को बनने की क्या प्रक्रिया है, उसमें राष्ट्रपति का क्या योगदान है, संसद में राष्ट्रपति का क्या योगदान है, इसे देखेंगे। वित्तीय शक्ति अर्थात पैसे से लेन देन में राष्ट्रपति की क्या शक्ति है वह देखेंगे। न्यायिक शक्ति अर्थात न्यायपालिका के संबंध में और न्याय देने के संबंध में राष्ट्रपति क्या करता है उसका अध्ययन करेंगे। सैनिक शक्ति अर्थात सेनाओं के साथ राष्ट्रपति का कैसा संबंध है उसे देखेंगे। कूटनीतिक शक्ति अर्थात हमारे देशों के साथ दूसरे देशों से जो संबंध जोड़ते हैं उच्चायुक्तों और राजदूतों के माध्यम से, उसमें राष्ट्रपति के द्वारा क्या प्रावधान है उन्हें देखेंगे। अंतिम है निषेधाधिकार अर्थात वीटो, एक प्रमुख शक्ति है जो विधायी शक्ति का ही अपना एक अंग है। आइए डिटेल में इन्हें पढ़ें। सबसे पहला आपका सामान्य शक्ति के अंतर्गत कार्यपालिका शक्तियां। सबसे पहली बात इसमें है जिससे हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा किया था, अभी भी देखेंगे कि अनुच्छेद 53 कहता है संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अर्थात जितने भी कार्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाएंगे, लेकिन इनका प्रयोग वह स्वयं न करके अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संविधान के अनुसार करेगा। दूसरा है अनुच्छेद 77 समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे, अर्थात हमने देखा था राष्ट्रपति तो केवल नाम मात्र का प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख हमारी मंत्रिपरिषद होती है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है और वह उसकी सारी शक्तियों का वास्तविक रूप से प्रयोग करता है, देश का संचालन करता है। लेकिन देश के सारे कार्य, सारे प्रशासन के कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, वह औपचारिक रूप से देश का प्रमुख होता है। शासन संबंधी कार्यवाही के नियम बनाने और मंत्रियों में कार्य व्यतीत करने का अधिकार, अर्थात शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी नियम बनाए जाएंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाएंगे और मंत्रियों में कार्य व्यतीत करने का, विभागों का बंटवारा करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। हालांकि मंत्रियों में कार्य व्यतीत करने का अधिकार जो है वह प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अभी किसी एग्जाम में से पूछा था कि शासन संबंधी कार्यवाही के नियम बनाने का अधिकार किसे होता है। अगला अनुच्छेद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 इसके सब आर्टिकल हैं, तीनों आपको रटने हैं क्योंकि यह राष्ट्रपति में भी काम आएगा और यह आपकी मंत्रिपरिषद में भी काम आएगा। अनुच्छेद 78 कहता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से प्रशासन की सूचना मांग सकता है, देश का प्रशासन कैसा चल रहा है, उसकी व्यवस्था कैसे चल रही है, उसकी जानकारी वह प्रधानमंत्री से मांग सकता है। तथा प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए निर्णयों को एवं शासन संबंधी सूचना को अवगत कराए, उन्हें बताए कि मंत्रिमंडल ने क्या कार्य कर रहे हैं, क्या निर्णय ले रहे हैं और देश को किस तरह वे चला रहे हैं, यह उनका कर्तव्य बना दिया गया। तीसरा पॉइंट इसमें है जो अनुच्छेद 78 में, यदि किसी मंत्री ने किसी विषय पे कुछ निर्णय लिया है लेकिन
मंत्रिपरिषद ने अभी तक उस पर विचार विमर्श नहीं किया है, तो राष्ट्रपति आदेश के द्वारा यह कह सकता है कि मंत्री के द्वारा लिए गए निर्णय को मंत्रिपरिषद एक बार देखे, वह उस पर अपना विचार विमर्श करे। यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं लगाई गई कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को प्रशासन की सूचना या जो उसके कर्तव्य है उसको निभाने के लिए कितना समय लेगा या कितनी अवधि में बताएगा। अब देखते हैं राष्ट्रपति की कुछ और कार्यपालिका शक्ति। नियुक्ति और पदच्युत करने का अधिकार। राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति करता है, संघ सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों की नियुक्ति करता है तथा उनमें से कुछ को प्रसाद पर्यंत व कुछ को संविधान के द्वारा उपबंधित प्रावधानों के आधार पर हटाता भी। जैसे वह प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत शब्द का अर्थ होता है राष्ट्रपति की कृपा से, अर्थात वे जो भी काम कर रहे हैं वो राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर है। राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें हटा सकता है। इसके साथ ही एक और पद महान्यायवादी, इसके भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके वेतन भत्ते आदि राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होते हैं तथा यह भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है। प्रसाद पर्यंत कहने का मतलब है कि पूर्ण रूप से ये राष्ट्रपति पर निर्भर है। राष्ट्रपति जब चाहे इन्हें अपने कर्तव्य से मुक्त कर सकता है। इसके साथ ही प्रमुख आयोगों जैसे संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग जैसे प्रमुख आयोग, लोकपाल आदि के अध्यक्ष व उनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यूजीसी के चेयरमैन आदि प्रमुख जो विभाग है उनकी यूजीसी के चेयरमैन की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनमें से बहुत पदों को राष्ट्रपति संविधान के उपबंधों के तहत हटा भी सकता है। वह साथ ही राज्य के कुछ प्रमुख पदों पर आसीन व्यक्तियों को भी हटाता है, जिसे हटाने की शक्ति केवल और केवल राष्ट्रपति में निहित होती है। जैसे राज्यों के राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व उसके सदस्य। तो ये उसकी शक्तियां हैं कि बहुत सारे पदों को वह नियुक्त करता है तथा उन्हें हटाने का भी अधिकार वह रखता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 239, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों का शासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों में जितने भी उपराज्यपाल हैं, प्रशासक हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। शासन व्यवस्था भले ही मंत्रिपरिषद के द्वारा चलाई जाए हो, परंतु नाम राष्ट्रपति का ही आता है। अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषद। राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ाने के लिए, आपसी विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की एक कड़ी के रूप में राष्ट्रपति समय समय पर अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है। यह उसकी सबसे प्रमुख कार्यपालिका शक्तियों में से एक है। तो ये थी राष्ट्रपति की कुछ प्रमुख कार्यपालिका शक्ति। अच्छे से आप याद करिएगा, एक एक अनुच्छेद को अच्छे से रटिएगा, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की दूसरी विधायी शक्ति। विधायी शक्ति अर्थात हम विधायिका की बात कर रहे हैं, अर्थात संसद की बात कर रहे हैं। तो सबसे प्रमुख बात, क्या राष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है? तो इसका उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति स्वयं ही संसद का एक भाग है। अनुच्छेद 89 अपने आप में कहता है कि संसद राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो जब वह संसद का अंग हो गया तो वह उसका सदस्य नहीं हो सकता। दूसरी बात, राष्ट्रपति संसद में, लोकसभा व राज्यसभा में मनोनयन का अधिकार रखता है। जैसे वह अनुच्छेद 80(1) के माध्यम से राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा में विख्यात लोगों को 12 सदस्यों को 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है, जिन्हें काफी ख्याति प्राप्त हो, जो विद्वान हो अपने क्षेत्र में। यह अधिकार उसे अनुच्छेद 80(1) में दिया गया है। इसके साथ ही अनुच्छेद 331 में उसे 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को
लोकसभा में मनोनीत करने का अधिकार था, जिसे 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। अर्थात अब लोकसभा में किसी भी आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का मनोनयन करने का कोई अधिकार, कोई प्रावधान नहीं रह गया। केवल राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन का अधिकार रह गया। इसके साथ ही अनुच्छेद 85 कहता है, राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करेगा, सत्रावसान करेगा व लोकसभा का विघटन करेगा। समझते हैं एक एक शब्द की मीनिंग को। आहूत करना अर्थात संसद के सत्र को बुलाएगा, उसकी शुरुआत करेगा। सत्रावसान अर्थात उसके सत्र की समाप्ति करेगा एवं लोकसभा का विघटन करेगा। अर्थात लोकसभा को भंग करने एवं विघटित करने का अधिकार अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति के पास है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि विघटन या भंग केवल लोकसभा होगी, राज्यसभा नहीं। राज्यसभा को विघटित या भंग होने का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। इसके साथ ही यदि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों में से किसी को अध्यक्ष बना सकता है। इसी प्रकार राज्यसभा में यदि सभापति व उपसभापति का पद रिक्त है तो वह राज्यसभा के सदस्यों में से किसी को उसका सभापति नियुक्त कर सकता है। अगला अनुच्छेद देखते हैं 86, एक या दोनों सदन में अभिभाषण व संदेश भेजने का अधिकार। अर्थात राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह संसद के किसी एक सदन में या दोनों सदनों में जब चाहे अभिभाषण कर सकता है, या किसी विधेयक पे सदन में चर्चा नहीं हो रही है तो वह संदेश के माध्यम से यह बोल सकता है कि उस विधेयक पे चर्चा की जाए। अनुच्छेद 87 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसी से जुड़ा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। अनुच्छेद 87 बोलता है, प्रत्येक चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में व प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सदन में अभिभाषण का अधिकार। सामान्य रूप से हम इसे विशेष अभिभाषण की संज्ञा देते हैं। अर्थात जब नई सरकार चुनी गई हो और उसका पहला सत्र चालू हो रहा हो लोकसभा का, तो राष्ट्रपति उसकी जो नीतियां हैं उसे वहां प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं कि वह सरकार अपना कार्य कैसे करेगी। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में प्रारंभ में जो सेशन लगता है, जिसे हम प्रारंभ जो सेशन लगता है उसमें राष्ट्रपति साल भर में सरकार क्या क्या कार्य करेगी तथा उसके द्वारा पिछले वर्ष क्या क्या कार्य किए गए हैं उसकी एक रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है, जिसे मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। यह विशेष अभिभाषण कहलाता है। याद रखिएगा अनुच्छेद 87 में इसका वर्णन है। अगला अनुच्छेद है 103, संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण। अर्थात संसद के सदस्य अपने पद पे रहने के लिए योग्य हैं या उन्होंने गलत तरीके से अपना निर्वाचन करवाया है, सदस्य बने हैं, इसका जो अंतिम निर्धारण है वह राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसमें वह निर्वाचन आयोग की सलाह के आधार पर कार्य करता है। अगला अनुच्छेद है 107, संयुक्त बैठक। अर्थात किसी साधारण विधेयक पर यदि दोनों सदनों के मध्य मतभेद हो गया हो और यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो वह उस विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलवा सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। इसे हम संसद के पार्ट में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अगला अनुच्छेद है 111, विधेयकों पर स्वीकृति। अर्थात हमने यह जाना कि संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। कोई भी विधेयक वह तब तक कानून नहीं बनता जब तक वह दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित न हो जाए। अर्थात राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वह किसी भी विधेयक को कानून बनने से रोक सकता है या उसे कानून का रूप प्रदान कर सकता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 111 में किया गया कि वो विधेयकों पे किस प्रकार की अनुमति देगा तथा कैसी अनुमति व स्वीकृति वह देता है। सरल रूप में इन्हें समझते हैं, आगे निषेधाधिकार जब हम पढ़ेंगे इन्हें विस्तृत रूप से जानेंगे। पहली स्थिति यह है कि वह विधेयक को स्वीकृति दे देगा, अर्थात जो भी विधेयक उसके पास कानून बनने आया है उस पर वह अपनी सहमति दे देगा और वह कानून बन जाएगा। दूसरी स्थिति है कि वह विधेयक को स्वीकृति सुरक्षित रखेगा, अर्थात विधेयकों पे अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखेगा
इस स्थिति में दो बातें होती हैं, या तो विधेयक समाप्त हो जाएगा या फिर पॉकेट वीटो की तरह उपयोग होगा। यहाँ पर बस ये समझिए कि राष्ट्रपति ने उसे अपने पास रोक कर रखा है। आगे समझेंगे कि उसका क्या मतलब होगा या उसकी क्या प्रक्रिया होगी। तीसरी कंडीशन है विधेयक यदि धन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकता है। अर्थात राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित होकर आए गए विधेयक को पुनः विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन यदि संसद ने माफ कीजिएगा लोकसभा और राज्यसभा ने पुनः उस पर विचार करके बिना संशोधन के या संशोधन के साथ राष्ट्रपति को भेजा तो राष्ट्रपति बाध्य है उस पर अपनी सहमति देने के लिए। तो ये थी विधेयकों पे चर्चा, जिसमें हमने सामान्य रूप से देखा कि पहली कंडीशन में वह अनुमति दे देता है, दूसरे में वह अनुमति सुरक्षित रखता है तथा तीसरे में वह उसे पुनर्विचार के लिए भेजेगा। लेकिन वह धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेजता क्योंकि वह उसकी स्वीकृति से ही पेश किए जाते हैं। अब हम देखेंगे उसकी अगली शक्ति अनुच्छेद 123 अर्थात अध्यादेश जारी करने की शक्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 123 क्या है तो अध्यादेश क्या होता है। हमने संसद को यह अधिकार है कि वह देश के लिए कानून बनाए जो हमेशा के लिए लागू होता है, परंतु आपातकालीन स्थिति में जब संसद का एक या दोनों सदन कार्य नहीं कर रहे हों उस समय पे परिस्थिति के अनुसार यदि कानून की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का उपयोग करते हुए अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसकी शक्ति तथा बल संसद के द्वारा बनाए गए विधि या कानून की बराबर ही होती है, परंतु इसकी प्रकृति यह होती है कि यह अल्प समय के लिए होता है। अर्थात अध्यादेश जारी करने के बाद उसे लोकसभा व राज्यसभा से पारित करवाना पड़ता है। अगर नियत समय में यह वहां से पारित नहीं होता तो यह स्वतः ही समाप्त हो जाता है उस अवधि की समाप्ति के बाद। इस अवधि का निर्धारण 6 माह किया गया है, अर्थात यदि जिस दिन से अध्यादेश लागू होता है उसके लागू होने से 6 माह के भीतर उसे लोकसभा व राज्यसभा से पारित करवाना आवश्यक है तथा यदि इसी 6 माह में लोकसभा व राज्यसभा का सदन या कोई भी एक सदन यदि कार्य में आ गया है, सुचारू रूप से चल रहा है, तो उसकी अवधि प्रारंभ होने के पश्चात 6 सप्ताह के भीतर उसे सदन में रखना पड़ता है। यदि 6 सप्ताह के भीतर उसे सदन में नहीं रखा जाता और उसकी अवधि समाप्त हो जाती है तो अध्यादेश का प्रभाव शून्य हो जाता है, वह कानून अपने आप समाप्त हो जाता है। इस प्रकार अध्यादेश की कुल शक्ति 6 माह व 6 सप्ताह होती है। यह शक्ति का प्रयोग बहुत बार सरकारें अपनी मनमानी करने के लिए करती हैं, क्योंकि कई बार उनका सदन में बहुमत नहीं होता, सदन में उनका काफी विरोध होता है, जिसका उपयोग करके वे जो भी कानून उन्हें तुरंत लागू करना होता है, जिसकी आवश्यकता होती है, ऐसा करके उनका कार्य वे कर सकते हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति मंत्रिमंडल की स्वीकृति पर या उसके परामर्श पर निर्भर है, यह राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस पे अपनी टिप्पणी भी की है कि अध्यादेश की शक्ति का गलत उपयोग नहीं होना चाहिए, यह सदन के कानून बनाने की प्रक्रिया के समानांतर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। फिर भी इसका बहुत मामलों में कुछ सही व कुछ गलत तरीके से उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश होने वाले कौन कौन से विधेयक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करिए। कूट बनाकर आपसे पूछता है कि ऐसे कौन से विधेयक हैं जो राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही संसद में पेश किए जाते हैं। विधेयक अर्थात वे प्रस्ताव जो कानून बनने की प्रक्रिया में शामिल हैं तथा जिनका कोई पर्टिकुलर उद्देश्य होता है। सबसे पहला है राज्य के निर्माण की, उसके क्षेत्र, सीमा तथा नाम में परिवर्तन करने वाला विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में पेश किया जाता है। दूसरा है भूमि अधिग्रहण संबंधी विधेयक, अर्थात भूमि का अधिग्रहण करना। सरकार लोगों की जमीन को किसी पर्टिकुलर उद्देश्य की पूर्ति के लिए अधिग्रहित करती है, उन्हें कानूनी माध्यम से अपने अधिकार में लेती है, वह भूमि अधिग्रहण विधेयक कहलाता है। यह भी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से लाया जाता है। संचित निधि से व्यय संबंधी विधेयक, हमारे भारत की
तीन प्रकार की निधियां होती हैं, जिसमें से संचित निधि अर्थात हम जो भी टैक्स देते हैं, जो भी रेवेन्यू देते हैं, वे सभी जाकर संचित निधि में जमा होता है, जिससे पैसा निकालने का अधिकार संसद के पास है। अर्थात उसमें से जो भी पैसा निकालना है तो सरकार को सीधे अनुमति नहीं होती, उसे संसद में इसकी अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेकर इस विधेयक को संसद में पेश किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसी संचित निधि से आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, बहुत सारे संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों का वेतन दिया जाता है, जिसमें कटौती का अधिकार संसद को नहीं होता। चौथा है धन विधेयक, अर्थात ऐसा विधेयक जो करों का आरोपण करे, करों में परिवर्तन करे, आदि से रिलेटेड कोई भी बात जो करों से संबंधित हो, उनमें जो भी बदलाव करने हैं वे सभी धन विधेयक की श्रेणी में आते हैं और ये सभी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही पेश होते हैं। अगला है व्यापार की स्वतंत्रता पर रोक लगाने वाला राज्य का कोई विधेयक, अर्थात राज्य सरकार कोई ऐसा विधेयक लाती है जिससे राज्य की अंतर्गत व्यापार की स्वतंत्रताओं को बाधित किया जाता है या परिवर्तित किया जाता है, तो उसे पहले राष्ट्रपति से स्वीकृति लेना आवश्यक है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण 5 विधेयक जिन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही लाया जाता है। ये थी हमने आज सामान्य शक्तियों में कार्यपालिका व विधायिका की शक्ति को देखा। अगली कक्षा में हम बाकी बची हुई शक्तियों का अध्ययन करेंगे। आप अपनी रेफरेंस बुक के साथ पढ़ते जाइए ताकि एक एक प्रावधान, एक एक अनुच्छेद बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आए, कंठस्थ हो जाए। राष्ट्रपति बहुत हॉट टॉपिक है, किसी भी क्षेत्र से प्रश्न बनने की संभावना है। धन्यवाद।